हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 18th ऑफ जनवरी 2024 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस में किन खबरों ने अपनी सुर्खियां बनाई है, स्टॉक्स के अंदर क्या देखने को रहा, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट वन इज डी स्ट्रीट बेंचमार्क टैंक ओवर 2% मोस्ट सिंस जनवरी 2022। बेसिकली कल आपने देखा था जो सबसे बड़ा बैंक था एचडीएफसी बैंक, जिसकी अर्निंग्स आने के बाद जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी उससे काफी कम आई, और उसके बाद जो उसके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वहां से बहुत ज्यादा सेलिंग शो करी, और जो सेलिंग शो करने के बाद इसके जो रेट थे वो एकदम से स्टॉक के रेट काफी गिर गए, करीबन 8% तक इसका डाउनफॉल हुआ, और जिसके चलते मार्केट में एकदम बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। So India's equity indices tumbled over 2% on Wednesday, the biggest single day fall in the nearly 18 month। 18 महीने में ये 2% का एकदम से बहुत बड़ा सिंगल डे फॉल था जो हमें कल देखने को मिला। It was led by a sell-off in banks and financial institutions as investors were disappointed with HDFC Bank's third quarter result। दो हमने कल डिस्कस किया था HDFC ने प्रॉफिट तो इंक्रीज किया है, बट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इतना ज्यादा नहीं रहा, इसके चलते जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा वहां से निकाल लिया। Sentiments have also weakened after US Federal Reserve official signaled that it may not ease the monetary policy as rapidly as expected, and there are very less hope of diminishing the interest rate in 2024। तो उन्होंने बोला कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाता हम और ज्यादा इंटरेस्ट रेट करने की इतनी जल्दी हमारा इंटरेस्ट रेट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अमेरिकन फेड ने बोला था कि 2024 में फेजेस के अंदर वो इंटरेस्ट रेट कट्स लेके आएंगे, लेकिन अभी ये बोल दिया है कि वी आर नॉट इन दैट मच फ्री, की इतने ज्यादा वो इंडिकेशन दिया कि बहुत क्विकली ही जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कट डाउन लेके आएंगे। तो इसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश नहीं रहे और एक बियर ट्रेंड पकड़ा, और करीबन 2% का मार्केट ओवरऑल इंडिसेस के अंदर फॉल देखने को मिला। विद इन अ फ्यू स्पैन ऑफ टाइम करीबन 1 लाख करोड़ लोगों के जो कैपिटल थी वो कम हो गई। सेंसेक्स ड्रॉप टू 1628 पॉइंट्स और व्हाट वी कैन से 2.23% to close at 71,500, एंड निफ्टी 460 पॉइंट्स कम रहा जो कि 2.09% था, एंड इट क्लोजेस नियर 21,575। अभी मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट रहेगा, क्योंकि एकदम बहुत बड़ा एकदम से गिरावट आई है, क्या मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकती है या फिर मार्केट के अंदर अभी कंसोलिडेशन बनेगा, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर मार्केट चल रही थी, बुलिश चल रही थी। देखते हैं क्या होगा मार्केट में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। फेम 3 में बी अनवेल्ड इन इंटरिम बजट। अभी इंटरिम बजट आने वाला, निर्मला सीतारमन जी इंटरिम बजट पेश करेंगी, उसके अंदर जो फेम है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो फेम स्कीम है, जो कि फेम 1 शुरू की गई थी, फिर फेम 2, तो अभी कवायद ये चल रही है कि इंटरिम बजट में शायद फेम 3 की अनाउंसमेंट हो सके। और हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था कि फेम 2 की में भी एक इंस्टॉलमेंट, जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, वो भी इसके अंदर अनाउंस की जा सकती है। So the budget could set aside 10 to 12,000 crore for the third installment of FAME, that is faster adoption and manufacturing of electric vehicles। FAME 3 भी फोकस के अंदर है, क्या पता FAME 3 भी फोकस में है, मे बी इंटरिम बजट में ही इसके अनाउंसमेंट हो जाए, अदरवाइज जो फुल बजट आएगा आफ्टर द इलेक्शन उसके अंदर तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। FAME 3 विल बी फोकस्ड ऑन मास ट्रांसपोर्ट सच एज buses, personal mobility of two-wheelers, etc., while also encouraging the adoption of alternative fuel vehicle like hydrogen power cars, etc। तो अभी फेम 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आने वाली है वो इंटरिम बजट में देखने को मिलेगी, और शायद फेम 3 की अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिल जाए। बात करें फेम स्कीम की, तो फेम 1 शुरू हुआ था जो 895 करोड़ से शुरू हुआ था 2015 से 19 के बीच में। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी देने के लिए या इंसेंटिव देने के लिए फेम 1 स्कीम स्टार्ट की थी 2015 से 2019 के अंदर, एंड 895 करोड़ फॉर ईयर मार्क फॉर दैट। उसको बढ़ा के इट वाज सिग्निफिकेंटली रैम्प्ड अप एंड इट वाज कैरिड टू 10,000 करोड़ इन फेम 2 फॉर
दिस 5 ईयर 2019 टू 2024। तो 2024 में ये इसका टर्म भी खत्म हो रहा है फेम 2 का, जिसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो अभी पेंडिंग है। अभी जो कि थर्ड हम बात कर रहे हैं कि मे बी फेम 3 की अनाउंसमेंट की जा सकती है। मई 2023 के अंदर भी इसके अंदर एक इंसेंटिव जो था, जो फेम 2 प्रोग्राम, उसको थोड़ा कम कर दिया है। पहले ज्यादा इंसेंटिव मिलता था और इसमें ज्यादा लोगों को कवर अप किया जाए, इसलिए इंसेंटिव को अमाउंट को कम कर दिया गया और 10,000 इंसेंटिव 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर इसके अंदर लिमिट किया गया और 15% की भी कैप लगाई गई किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के एक्स फैक्ट्री प्राइस पे। जो फेम 2 का इंसेंटिव मैक्सिमम वी कैन गिव 15%। और फेम 2 का जो ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली फेम 2 एम टू सब्सिडाइज 1 मिलियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, करीबन 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स एंड 7090 इलेक्ट्रिक बसेस। ये टारगेट रखा गया था फेम 2 का। स्कीम ने बेसिकली जो सक्सेसफुल रही वो दो कंपोनेंट में रही, एक तो 2 व्हीलर के कंपोनेंट में और एक बसेस के कंपोनेंट में रही। बट जो इम्प्लीमेंटेशन है रिलेटेड टू 4 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, उसमें इतना काम नहीं कर पाई ड्यू टू द पोसिटी ऑफ फंड्स की कमी के कारण। जो क्या टारगेट था और क्या अचीवमेंट फेम 2 के अंदर हुई, तो जो 2 व्हीलर का टारगेट जो था, जो हमने अभी बात की, दैट वाज अ मिलियन, दैट इज 10 लाख का टारगेट था एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव 11,47,080, मतलब टारगेट से भी ज्यादा हमने अचीव किया इन रिलेशन टू 2 व्हीलर्स। इन रिलेशन टू 3 व्हीलर्स जो टारगेट था 5 लाख का, बट वी हैव अचीव्ड ओनली 1,35,873। 4 व्हीलर 55,000 का टारगेट था, जो सिर्फ 16,000 ही अचीव कर पाए। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो स्कीम का हुआ वो हुआ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरिंग को और उसके प्रमोशन को। अभी फेम 3 के अंदर भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को प्रमोट करने की या फिर इंसेंटिवाइज करने की बात की जा रही है कि इसके अंदर इस कंपोनेंट को तो रखा ही जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फॉक्सकॉन टाइज अप विद एचसीएल फॉर लोकल सेमीकंडक्टर असेंबली। जो फॉक्सकॉन कंपनी है, जो कि एप्पल के लिए एप्पल जो कंपनी है उसके लिए इंडिया के अंदर और बाहर भी असेंबली करती है, प्रोडक्शन करती है एप्पल के मोबाइल फोन्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो अभी फॉक्सकॉन किस कवायद में, ये कवायद में है कि एचसीएल के साथ मिलके, जो हमारी एचसीएल कंपनी है उसके साथ मिलके भारत के अंदर एक सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट लगाने की तैयारी में चल रहा है, विच इज द सेकंड अटेम्प्ट बाय दिस ताइवानीज कंपनी। फॉक्सकॉन बेसिकली एक ताइवानी कंपनी है, तो वो हमारे इंडिया के चिप मेकिंग मार्केट के अंदर एंटर करना चाहती है बाय सेटिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट। तो ये एक ओसेट, आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट लगाएंगी। बेसिकली ओसेट यूनिट क्या करती है, इट प्रोवाइड्स थर्ड पार्टी चिप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग टू सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। तो जो सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन होके मैन्युफैक्चरिंग होके मिल जाती है, उसको असेंबल करना और असेंबल करके टेस्टिंग करना, तो ये होता है ओसेट आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट। तो ये ओसेट लगाने की तैयारी में है अलोंग विद द जॉइंट वेंचर विद HCL. So Foxconn and HCL joins the hand to set up the OSAT facility. It provides third-party chip packaging and services to various fabrication units, and it also leads to cost cutting. Foxconn to invest $37.2 million, which will hold 40% stake in this joint venture. This venture marks the second attempt by this Foxconn Taiwanese company to enter into Indian market. So it's a good news related to our semiconductor manufacturing and testing facilities. Moving on to next, AB Group bids for IPL rights. Tata has right to match. अभी जो आदित्य बिरला ग्रुप है, आपको पता है BCCI IPL वगैरह के लिए टाइटल राइट्स रहते हैं कि पहले वीवो होता था, बाद में अभी टाटा ने लिया। तो इसी तरह अभी बिड निकाली है बीसीसीआई ने, जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उन्होंने अभी एक टेंडर निकाला है फॉर दी टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फॉर दी IPL सीजन 2024 टू 2028। अभी ये बिड निकाली गई है और इसका बेस प्राइस रखा गया है 1750 करोड़ ओवर दी 5 ईयर एंड 350 करोड़ पर ईयर फॉर 74 मैचेस। 74 मैच होंगे, जिसमें अगर आपको एक साल के लिए लेना है तो 350 करोड़ पर ईयर,
या फिर अगर 5 साल के लिए लेना है तो 1750 करोड़। अभी करंटली ये टाटा के पास है इसका स्पॉन्सरशिप राइट, टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। और इसके बाद अभी टेंडर जो फिल किया है वो सिर्फ एक ही आदमी एक ही एंटिटी ने किया है, दैट इज आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप ने जो बेस प्राइस है उससे थोड़ी सी ऊपर ही बिड लगाई है, और टाटा सन्स के पास ये अधिकार है कि वो या तो उस बिड को मैच करके अपना टाइटल स्पॉन्सरशिप रख सकते हैं, और या फिर अगर वो छोड़ना चाहे, वो मैच नहीं करना चाहे, उतनी कॉस्ट ना देना चाहे, तो द टाइटल स्पॉन्सरशिप विल मूव टू आदित्य बिरला ग्रुप। आईपीएल एक बहुत अच्छा ब्रांड प्रमोशन का, जो बड़े बड़े जो बिजनेस हब्स होते हैं उनके लिए अपने ब्रांड प्रमोशन का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर आईपीएल लगा लीजिए या क्रिकेट मैच लगा लीजिए, वो मास पॉपुलेशन के द्वारा देखा जाता है, एंड इट क्रिएट्स बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्रू आईपीएल ब्रांड्स को प्रमोट करता है, और एक जो मास पॉपुलेशन के दिमाग में उस ब्रांड को लेके एक पॉजिटिविटी सेट करता है। सो इट बड़े बिजनेस हब्स इस चीज को लेके काफी स्ट्रगल करते हैं। सो देखते हैं कि क्या आदित्य बिरला ग्रुप इस स्पॉन्सरशिप को ले पाएगा या टाटा ही रिटेन करेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ग्रैंड बाजार लाइट्स अप रोड टू अयोध्या। अभी जो श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है 22 जनवरी को, जो कि अयोध्या में होने वाला है, और जहां पे पूरे ऑल ओवर द इंडिया से बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स या फिर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, पॉलिटिशियंस सभी वहां पे होंगे उस समारोह के लिए। और हमने डिस्कस भी किया था कि देयर विल बी मोर देन 100 प्राइवेट जेट दैट विल बी फ्लाइंग इनटू द स्काईज ऑफ अयोध्या ऑन दैट डे, और उसके चलते बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही है। और सबसे बड़ा इसका एक चीज और देखने को मिली, जो बड़े ब्रांड है जैसे कोका कोला, पेप्सी, रिलायंस, आईटीसी, डाबर, ये सब अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि मास पॉपुलेशन वहां पे आएगी, और वहां पे अलग अलग टेंट लगाए जा रहे हैं, जैसे एक रेड टेंट लगा दिया कोका कोला ने, लगा दिया, और कोई पेप्सी का लगा दिया, कोई रेस्टिंग प्लेस लगा दिया, कोई चेंजिंग रूम लगा दिया, कोई वेंडिंग मशीन लगा दी। तो ये सब अपने ब्रांड प्रमोशन को लेके मोस्टली अभी बहुत सारे ब्रांड अयोध्या की तरफ टर्न कर रहे हैं फॉर दिस एक्स्ट्रावेगेंजा इवेंट ऑफ दिस प्राण प्रतिष्ठा ऑफ श्री रामचंद्र जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, शिप्स विद इंडियंस अबॉर्ड आस्क्ड टू अलर्ट द अथॉरिटीज। अभी जैसे आपने देखा था कि रेड सी के अंदर काफी क्राइसिस चल रहा है, जो शिप्स मूव करती हैं यूरोप के लिए या यूएस के लिए, उनको हाउती जो है, यमन बैक्ड हाउतीज हैं, टेरर ग्रुप्स, वो इनको अटैक कर देते हैं और शिप्स को लूट लेते हैं। काफी मिसाइल्स अटैक भी देखे, ड्रोन अटैक्स भी देखे। अभी इंडिया, यूएस, ये सभी जो इकोनॉमिक यूएस, यूके, ये सब देश मिलके इसको टैकल करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, बायलैटरल ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। और इसके चलते जो बहुत ही शॉर्ट रूट होता था थ्रू द स्वेज कैनाल गोइंग टू यूरोप, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उन शिप्स को अभी केप ऑफ गुड होप से लेके बड़ा लॉन्गर रूट लेना पड़ता है। इससे फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल भी ज्यादा हो रहा है, टाइम टेकन भी ज्यादा हो रहा है, और हमारे इसी के चलते जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, उनमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये काफी हर रोज, अभी रिसेंटली परसों हमने डिस्कस किया था कि हाउतीज ने एक यूएस मर्चेंट शिप, यूएस की जो शिप थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया था, मिसाइल अटैक कर दिया था। तो ये अभी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन चल रही है पर्टेनिंग टू दिस वेसल ट्रेड, और पूरा जो अर्थ जगत है, लगा लीजिए किसी भी देश का, सभी इस चीज को लेके काफी परेशानी में चल रहे हैं। और इसी के चलते जो इंडिया के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग ली, और जिसके अंदर बताया गया कि अगर कोई भी इंडियंस कोई भी वेसल को, ट्रेड वेसल को अबोर्ड करते हैं, एंड दे आर टेकिंग द रूट ऑफ दिस रेड सी टू यूरोप और वट एवर द डेस्टिनेशन में भी, तो आपको अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, सो दैट आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अथॉरिटीज उठा सके बाय टेकिंग नेवी एंड अदर कंट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज इनटू कॉन्फिडेंस। शिपिंग कंपनीज को बोला है कि टू नोटिफाई द अथॉरिटी अबाउट एनी वेसल with Indian seafarers taking the troubled Red Sea route, and will also ensure the easier flow of credit to exporter in view of the delays and increase in cargo transport cost। तो उन्होंने अभी एक मीटिंग ली जिसके तहत ये सब बातें की गई। क्राइसिस बहुत बड़ा बढ़ गया है, और ये करीबन 80% ऑफ इंडिया ट्रेड विद यूरोप को इट क्रिएट्स हैम्पर टू अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ट्रेड टू इंडिया ट्रेड टू यूरोप, और 90% वेसल्स ग्लोबली रीरूटेड अराउंड केप ऑफ गुड होप। तो
ऑल ओवर द वर्ल्ड के 90% वेसल जो इस रूट से जाते थे, और कई बार तो इतने ज्यादा वेसल होते थे कि वहां पे ट्रैफिक जैम रहता था स्वेज कैनाल पे। लेकिन इस रूट को अभी ड्यू टू दिस अटैक छोड़ना पड़ रहा है, एंड दे आर टेकिंग द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप। तो रिफाइंड पेट्रोलियम, कैपिटल, प्लास्टिक, बासमती राइस एक्सपोर्ट सब हिट हुआ है, और इस रूट को लेने के चलते 4000 टू 5000 नॉटिकल माइल्स एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं, along with 15 to 20 days added to journey, and obviously the increase in the freight cost, insurance cost, and ultimately the cost of commodities. Rerouting affects the 20 to 25% of India's goods trade. Cargo bound for Europe, US, North America, and Russia are badly hit. बाइजू रेफर्स द पेमेंट डिस्प्यूट विद क्रिकेट बोर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। आपने देखा कि बाइजू जो स्टार्टअप है उसके ऊपर जो बहुत ही देनदारी है उसकी वैल्यूएशन को भी $22 बिलियन से $1 बिलियन कर दिया गया। अभी रिसेंटली हमने जिक्र भी किया था इसी इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के दौरान। अभी बाइजू के जो बीसीसीआई ने एक नोटिस सर्व किया है बाइजू को इन रिलेशन टू सम पेमेंट की, जो कि जर्सी के ऊपर बाइजू जर्सू के ऊपर बाइजू की एडवर्टाइजमेंट रहती थी, उसकी पेंडिंग पेमेंट के लिए बीसीसीआई ने बाइजू को नोटिस सर्व किया है। बाइजू ने फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को बताया कि वी हैव मूव टू आर्बिट्रेशन प्रोसेस अगेंस्ट द बीसीसीआई फॉर दिस नोटिस। पेडटेक कंपनी बाइजू इन्फॉर्म्ड द एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंगलुरु ऑन Wednesday that it has referred the dispute with the BCCI to an arbitrator and are trying to settle the matter. Arbitrator basically क्या होता है? एक arbitration एक प्रोसेस होता है जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन को एक आर्बिट्रेटर या फिर थर्ड पर्सन या थर्ड एंटिटी को एक आर्बिट्रेटर चुन लिया जाता है। उसके बाद वो जो फैसला सुनाता है दैट रिमेन्स बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, वो दोनों पक्षों की सुनवाई करके एक फैसला सुनाता है, एंड इट इज बाइंडिंग ऑन दी बोथ दी पार्टीज, तो दैट इज आर्बिट्रेशन। तो इन्होंने बोला कि हमने बीसीसीआई के मैटर को आर्बिट्रेटर को भेज दिया है, एंड वी विल सेटल द मैटर एट दी आर्बिट्रेशन स्टेज ओनली। आर्बिट्रेशन में नहीं हो पाता तो बात एडजुडिकेशन में चली जाती है। एडजुडिकेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स दी जुडिशरी, और जहां से ऑर्डर देते हैं या फिर अवार्ड दिए जाते हैं। और इसी के चलते कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से टाइम मांगा है to settle the matter. It has also filed the objection to the insolvency petition filed by the BCCI. बीसीसीआई ने बाइजू के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटिशन भी दाखिल की है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। उसके खिलाफ भी इन्होंने बोला कि ये गलत है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द मैटर। तो देखते हैं कि कितना मैटर सेटल हो पाएगा। जो बीसीसीआई ने इनको नोटिस सर्व किया था दैट परटेन्स टू 158 करोड़ का जो ड्यू था एक्सक्लूडिंग दी टैक्सेस। तो अभी देखते हैं इनका मैटर क्या आर्बिट्रेशन स्टेज में हो पाएगा या एडजुडिकेशन का रुख करना पड़ेगा बीसीसीआई को बाइजू से पैसे निकलवाने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आधार नो मोर प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ ईपीएफओ। ईपीएफओ ने अभी जारी किया एक सर्कुलर जिसके तहत बताया गया कि जो आपका आधार कार्ड है दैट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो क्योंकि ये उसको ने इसलिए जारी किया कि यूआईडीएआई है, आधार की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएडीएआई, तो उन्होंने भी एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी की थी जो कि मेटी की वेबसाइट पे है। इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था ईपीएफओ को कि टू रिमूव द आधार फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर द करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ईपीएफओ में डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करवानी पड़ती थी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट में एक आधार कार्ड दिखा सकते थे। बट अभी जो यूआईडीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी की और ईपीएफओ को डायरेक्ट किया कि आपको इसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में से हटा लीजिए। जिसने यूआईडीआई ने बताया कि आधार कैन बी ट्रीटेड एज अ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर द आइडेंटिटी पर्पस एंड नॉट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। सो इसके बाद ईपीएफओ ने ये कदम उठाया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। We have launched the second test of the CSIR case recruitment examination. You can download the Educasius app and attempt the test, and it is CBT based. So जैसा environment आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में CSIR की जो एक्चुअल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, सेम एनवायरनमेंट सेम यूजर इंटरफेस हम एडुकेसियस पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो यू असेस योर प्रिपरेशन फॉर दिस CSIR केस एग्जामिनेशन बाय logging into Educasius app. So we'll be back with our economic time analysis tomorrow. Till then, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।